लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बार बार घुसपैठ की चीन की कोशिशों के पीछे एक हैरान करने वाली वजह सामने आई है। IPCSC यानी इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी है, जिसके मुताबिक चीन एक दुर्लभ जड़ी बूटी हासिल करने के लिए लद्दाख और तवांग में बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। IPCSC के मुताबिक इस दुर्लभ जड़ी बूटी का नाम कीड़ा जड़ी है, जिसे कार्डिसेप्स या फिर कैटरपिलर फंगस के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख और तवांग में इस दुर्लभ जड़ी बूटी को याशरगुम्बा और हिमालयन वायग्रा के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक ये दुर्लभ कीड़ा जड़ी भारतीय हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है और बीते कुछ वर्षों में चीन समेत दुनिया भर में इस जड़ी बूटी की मांग तेजी से बढ़ी है। कीड़ा जड़ी या फिर कैटरपिलर फंगस बहुत महंगी जड़ी बूटी है और बाजार में इसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए प्रति किलो है। IPCSC के मुताबिक 2022 में पूरी दुनिया में लगभग 9,000 करोड़ रुपए की कीड़ा जड़ी का कारोबार हुआ, जिसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। माना जाता है कि कीड़ा जड़ी कैंसर के मरीजों के इलाज में काम आती है, साथ ही नपुंसकता मिटाने, किडनी के इलाज और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लगा। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि इससे हत्या की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफताब के बीच बातचीत का एक ऑडियो मिला है, जिसमें दोनों आपस में झगड़ा करते हुए सुनाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस ऑडियो को बड़े सबूत के तौर पर देख रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ऑडियो में आफताब और श्रद्धा के बीच बहस हो रही है। ऑडियो से साफ हो रहा है कि आफताब श्रद्धा को टॉर्चर कर रहा था। दिल्ली पुलिस इस ऑडियो को बड़ा सबूत मान रही है। उसको उम्मीद है कि इस ऑडियो से कत्ल का मकसद साबित करने में मदद मिलेगी। अब पुलिस इस ऑडियो का आफताब की आवाज से मिलान करा रही है। इसके लिए CFSL की टीम ने आफताब का वॉइस सैंपल भी लिया। दिल्ली पुलिस को आफताब और श्रद्धा का एक वीडियो भी मिला। ये वीडियो मुंबई का है, जिसमें आफताब की काउंसलिंग की जा रही है। श्रद्धा के पिता ने ये वीडियो पुलिस को दिया है। दिल्ली पुलिस फेस रिकॉग्निशन टेस्ट भी करवा रही है, ताकि आफताब बाद में मुकर ना पाए कि वो इस वीडियो में नहीं है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। शुक्रवार को पुलिस की गोलीबारी में कुर्द समुदाय के 3 लोग मारे गए थे, जिसके बाद कुर्द समुदाय के लोग सड़कों पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भीड़ में शामिल लोगों ने जब पुलिस पर हमला किया तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस टीम पर पथराव किया। हिंसा के बाद की तस्वीरों में पेरिस की सड़कों पर बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। पेरिस में रिपब्लिक स्क्वायर पर गाड़ियां पलटी हुई थी, जिनमें से कुछ में आग लगाई गई थी। तमाम बाइक कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी और सड़कों पर जहां तहां मलबा और पत्थर पड़े हुए थे। रिहायशी इलाके में हुई आगजनी के बाद लोग अपने घरों के आसपास लगी आग को बुझाते दिखे। बाद में फायर फाइटर्स भी वहां पहुंचे और हालात को काबू किया गया। 3 दिन पहले पेरिस में कुर्द सांस्कृतिक केंद्र पर हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही कुर्द समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। वहीं चीन ने ताइवान सीमा के करीब बड़ा युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास ने फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। चीन ने रविवार को ताइवान के पूरे एयर स्पेस को घेर सैन्य युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने यह शक्ति प्रदर्शन स्ट्राइक ड्रिल्स के तौर पर किया, जिसमें चीन वायुसेना के 71 लड़ाकू विमान शामिल हुए। जापान में बर्फबारी जानलेवा बनी हुई है। भारी बर्फबारी के कारण हुई मौतों का आंकड़ा 11 से बढ़कर 17 तक पहुंच गया है। वहीं हादसों में 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से घर पर रहने की अपील की है। स्पेन में यात्रियों से भरी बस पुल की रेलिंग तोड़कर एक नदी में गिर गई। इस हादसे में अब तक 6 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रूसी सेना ने एक बार फिर पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। डोनेट्स्क के बखमुत इलाके को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच खींचतान जारी है। बता दें कि इस साल रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके पर कब्जे और रूस में विलय का ऐलान किया था। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रचंड ने आज तीसरी बार नेपाल के PM पद की शपथ ली। प्रचंड के साथ उनके 3 उप प्रधानमंत्री और 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को याद किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे और शबद कीर्तन को सुना। इस दौरान पीएम मोदी खुद भी शबद में संगत देते नजर आए। ये कीर्तन करीब 300 बाल कलाकारों ने गाया। पीएम मोदी ने लगभग 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाई। हर टुकड़ी में हमारे लगभग 200 के करीब जो विद्यार्थी हैं हमारे स्कूलों के वो शामिल हैं। हेडकोट कॉलोनी। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को याद किया और कहा कि वो किसी से नहीं डरे। अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को याद करते हुए सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। दोनों 6 और 9 साल की छोटी सी उम्र में शहीद हुए थे। आज पीएम ने उनके शौर्य की भी सराहना की। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। उधर कोरोना महामारी के बीच रूस और यूक्रेन के बीच जंग पहले की तरह जारी है। रूस ने बाखमुत पर हमले किए तो वहीं यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों को निशाना बनाते हुए कई रॉकेट दागे, जिससे रूसी फौज को तगड़ा नुकसान पहुंचा। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने ड्रोन अटैक के साथ अपनी सैन्य टुकड़ियों की मदद से रूसी फौज को नाको चने चबवाए। इस कदर हमले किए कि बाखमुत पर नजर गड़ाए रूस की सेना को कुछ इलाकों से लौटना पड़ गया। हालांकि इस सब के बावजूद रूस बाखमुत पर कब्जा करने से पीछे नहीं हटा। उसने बाखमुत के कुछ इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद वहां की फिजाओं में बारूद की गंध घुल गई। इस बीच रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने उसके एंजल्स एयरफील्ड पर ड्रोन से हमला किया, जबकि उसने ये दावा भी किया कि यूक्रेन की ओर से किए गए इस हमले में कुछ लोगों की मौत भी हुई। दोनों देशों की ओर से जारी वार पलटवार के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन को अंधेरे में डुबा देना चाहता है, क्योंकि जंग के मैदान में उसे करारी शिकस्त मिल रही है। Спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші знов втіхою своїх. हालांकि रूस ने थोड़ा नरम रवैया अपनाया और पुतिन ने कहा कि वो अपने इलाकों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे, लेकिन वो यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए भी तैयार है। Я считаю, что мы действуем в правильном направлении. Мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей, повторю еще раз. पुतिन ने बातचीत के लिए हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की पुतिन से बातचीत करेंगे? क्या वो रूस की शर्तों को मानेंगे? चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत ने LAC और पाकिस्तान से सटी सीमा पर विध्वंसक प्रलय मिसाइल तैनात करने के फैसले को हरी झंडी दिखा दी है। रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि इन मिसाइलों को किस सीमा पर तैनात किया जाएगा, इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। प्रलय जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। जानकारी के मुताबिक लॉन्चिंग के वक्त प्रलय मिसाइल की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और ये अपने साथ 500 से 1000 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकती है। अगर प्रलय मिसाइल को LAC और LOC पर तैनात किया गया तो दुश्मन के रणनीतिक और सैनिक ठिकानों को पलक झपकते तबाह किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल में इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर भी लगाया जाएगा, जिसकी मदद से ये रात में भी दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इस मिसाइल को बड़े ट्रक पर लोड करके भी लॉन्च किया जा सकता है। 1 साल पहले दिसंबर 2021 में 24 घंटे के भीतर प्रलय मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए जा चुके हैं।